हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो 2018 23 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक मैंने जो 22 दिसंबर को दोनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था आपका, उन दोनों शिफ्टों की वीडियो जो है वो डाल दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को देख लीजिए। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने एक एक चीज़ समझाई है। जो भी ऑप्शंस हैं उनको भी क्लियर किया है कि अगर इनसे कोई क्वेश्चन बनता है आगे तो आप लोग उसको टिक कर पाएँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो लोग जाकर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आगे आने की किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरे पास पेपर है वो 23 दिसंबर का जो आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर मैं लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो जिंदगी में ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया कि जब भी आपको उपसर्ग या प्रत्यय छांटना हो तो आप मूल शब्द को जो है वो अलग कर लीजिए, प्रत्यय अपने आप बाहर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए, प्रिय शब्द जो है वो तत्सम है। प्रिय का तद्भव क्या होता है? प्रिय का तद्भव होता है प्यारा। बाकी पिया, चार और मोर आपके तद्भव है। मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर होता है। और चार का तत्सम जो होता है वो चतुर्थ होता है। इस तरीके से बाकी दो ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। पहले पूछा था कौन सा तत्सम है, अब की पूछा है कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसमें जो तत्सम नहीं है वो चार ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया चार का तत्सम क्या होता है, तो चार का तत्सम होता है चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है। तो मैंने आपको कल बताया था विदेशज शब्द या विदेशी शब्द वो होते हैं जो कि किसी अन्य भाषा से आए हैं। इसमें जो रिक्शा शब्द है ये विदेशज है। रिक्शा शब्द ये भी पूछ लिया जाता है कि रिक्शा जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिए, रिक्शा जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है या फिर जापान से आया है। इसके अलावा जूता, नव और तेंदुआ देशज भाषा के शब्द हैं। देशज भाषा के शब्द भी कई बार पूछे जाते हैं, मैंने कई बार क्लियर किया है। देशज भाषा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तो तेंदुआ आता है, डिबिया आता है, इसके साथ लोटा आता है, कटोरा आता है। इस टाइप के शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो तेंदुआ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ एक दो बार एग्जाम में आ चुका है कि तेंदुआ किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिए, देशज भाषा का शब्द है। और रिक्शा अगर पूछ लिया जाए रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो ये विदेशी शब्द है और जापानी भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सी संज्ञाएं आती हैं? जिसने किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम दिया हो। जैसे कि कोई भी नाम है, राम है, मोहन है, श्याम है, कानपुर है। इस टाइप के जो एक नाम है, एक पर्सन का नाम है, एक जगह का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गाय जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि गाय जो है वो संपूर्ण एक जाति का बोध करा रही है। गाय के अंतर्गत कई सारी गायें आएंगी। गांव में आप लोग देखते होंगे कई सारे घरों में गाय पाली जाती हैं और उनके नाम भी रखे जाते हैं। लेकिन जहाँ पर गाय की बात आएगी वो जाति के अंतर्गत आएगी, क्योंकि संपूर्ण जाति की बात हो रही है। और वहीं अगर गाय का नाम, बहुत से लोग मान लीजिए गाय का नाम है गौरी, लोग रख देते हैं गाय का नाम है गौरी। तो ये गौरी किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक गाय का प्रॉपर नाम दे दिया गया है कि इस गाय का नाम है गौरी। तो ये अब ये क्या बन गई? ये एक मात्र पर्सन बन गई है, व्यक्ति बन गई है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए गाय, भैंस या कुत्ता, लड़का, लड़के, इस टाइप के शब्द होते हैं जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब मान लीजिए कुत्ते का नाम किसने रख दिया? टाइगर। तो ये टाइगर किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि ये प्रॉपर एक कुत्ते का नाम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, दिल्ली कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अभी मैंने प्रीवियस, इससे पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लड़का जो है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग कमेंट करिए लड़का किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात यहाँ पे हो रही है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बीमारी आएगा, जबकि मोहन जो है आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो देखिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं और अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाएं तो इसके भेद होते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। वही क्वेश्चन आ गया
जो भी मैंने बताया कि सर्वनाम अगर पूछे जाए, सर्वनाम की संख्या पूछी जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूछा जाए सर्वनाम कितने हैं, या हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, या हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 11 होती है। अगर इसके भेद पूछे जाएं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसके अलावा एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, तो क्षेत्र की विशेषता क्या है, तो वो पर्वतीय है। और ये क्या दर्शा रहा है, ये इसके गुण को दर्शा रहा है। तो पर्वतीय में विशेषण जो हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई भी संख्या दी हो, जैसे कि 2 साइकिलें, या फिर 1, 2, इस टाइप की जो संख्या दी होती हैं, कि राम के पास में 2 टॉफ़ियाँ हैं, या मोहन के पास में 5 कलम हैं या 5 पेन हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे संख्याएं आ जाएं, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ पर कोई परिणाम या फिर मात्रक दिया हो, जैसे कि 2 लीटर दूध या फिर 2 किलो चीनी। तो इस तरीके से कहीं पे परिणाम की बात कर दी जाए, वहाँ पर परिणामवाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को संकेत करके हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, जैसे कि यह कार मेरी है, वह घर मेरा है। तो हमने इस घर की तरफ इशारा किया है, संकेत दिया है कि ये जो घर है वो मेरा है। हमने इस घर की तरफ एक संकेत दिया है कि ये घर मेरा है। तो जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को संकेत करके कोई भी बात बताते हैं, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। इसको सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पर कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, जैसे कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पर घर क्या होगा, ये तो संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन किसकी बात की जा रही, मेरे घर की बात की जा रही। यह क्या आ गया, यह हो गया सर्वनाम। तो इस सर्वनाम ने इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई इस संज्ञा शब्द से पहले आकर के। तो जहाँ पर कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। या फिर अगर आपको इसको पहचानना हो तो ध्यान रखिए, जिस भी किसी वस्तु की तरफ हम संकेत करके कोई बात कहते हैं, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। यह घर मेरा है, वह घर मोहन का है, यह कार उसकी है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई संकेत किया जाए, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें आगरा जो है वो क्या है, वो एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ जो है वो एक सर्वनाम है। लिखना एक क्रिया है, लेकिन चमकीला एक विशेषण है। जैसे हम लोग बोलते हैं चमकीला कपड़ा, कपड़ा की विशेषता क्या है कि वो अत्यधिक चमकीला है, इसीलिए चमकीला जो है वो विशेषण के अंतर्गत आएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अगला देखते हैं, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए, आप सोते हैं तो इसमें कोई कर्म है, राम सो रहा है, क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। कई बार अकर्मक और सकर्मक में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत शॉर्ट ट्रिक छोटी सी बता रही हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप लोगों की क्रिया गलत नहीं होगी। ध्यान रखिए, जब भी किसी भी वाक्य में हम क्या जोड़ देते हैं, अपने से क्या पूछिए, और क्या पूछने के बाद अगर आपको उसका उत्तर मिल रहा है तो वो क्रिया जाएगी सकर्मक के अंतर्गत। 99% ये ट्रिक बहुत काम करती है। कहीं पे अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस तरीके से इसका आंसर करिए। मान लीजिए एक वाक्य लिखा है, राम पढ़ता है, या फिर एक वाक्य और लिख दे रही हूँ, राम खेलता है। अब इसमें आप क्वेश्चन करिए, राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, क्वेश्चन किया आपने क्या पढ़ता है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, राम कविता पढ़ता है, राम कहानी पढ़ता है।
तो ये पढ़ना किसके अंतर्गत आ गया, क्या लगाने पर आपको इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये आपका आ जाएगा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम खेलता है, राम क्या खेलता है, तो राम फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कई सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर कार्य हो रहा है, राम खेल रहा है एक कार्य हो रहा है, राम पढ़ रहा है एक कार्य हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें जाएंगी सकर्मक के अंतर्गत। यानी कि क्या लगाने से उत्तर मिला, तो ये सकर्मक के अंतर्गत जाएगा। अब आप इसी प्रश्न में क्या का जो क्वेश्चन है वो खुद से करिए, राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है, तो क्या आपको कोई उत्तर मिला, राम क्या सो रहा है, ये बिल्कुल एक निरर्थक वाक्य है, कोई भी इस वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है और सोने पर कोई भी कार्य नहीं होता है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया ये हो जाएगी। जहाँ पर दो कार्य दिए जाते हैं वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है, जैसे कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, इसमें दो कार्य हो रहे हैं तो ये द्विकर्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई भी पर्सन किसी की सहायता से कोई कार्य करता है, जैसे कि मैं आपसे पत्र लिखवाती हूँ तो आप मेरी सहायता से पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया है जहाँ पर कोई भी कार्य किसी दूसरे की सहायता से किया जाए। ध्यान रखिए प्रेरणात्मक क्रियाओं में हमेशा से जो है वो शब्द छुपा रहता है। मैं आपसे पत्र लिखवाती हूँ, वह मोहन से पानी भरवाता है, तो जहाँ पर से आ जाए वहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान रखिए। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो वह कब आया, एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पर बाद जो हो गया वो क्रिया विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, कल मैंने आपको बताया था संबंधवाचक कहाँ पर प्रयोग होता है, किस वाक्यों में संबंधवाचक को आप किस तरीके से पहचानेंगे। तो जहाँ पर का, की, के, सा, सी से इस टाइप के शब्द आ जाएं, वो संज्ञा की जो संबंध होते हैं किसी वाक्य का वो दर्शाते हैं। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द जो है वो आपका आ जाएगा आगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहाँ से आगे बढ़ी, तो युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो संबंध क्या बता रहा है, से आगे बढ़ी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। कल के पेपर में समुच्चय बोधक शब्द को काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया था मैंने कि समुच्चय बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जो कि दो वाक्यों के बीच में एक ब्रिज का कार्य करते हैं या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। समुच्चय का अर्थ क्या होता है, समुच्चय का अर्थ होता है गुच्छा या फिर कोई ग्रुप बनाना। ग्रुप कब बनेगा, जबकि दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। तो यहाँ पर एक तो आपका जो वाक्य है वो ये है, वह आया, और दूसरा है मैं गया। इन दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा शब्द ब्रिज का कार्य कर रहा है, इन दोनों शब्द वाक्यों को कौन सा शब्द जो है वो जोड़ रहा है, वो है आपका और। तो और जो हो गया वो आपका समुच्चय बोधक शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो हाय, अरे, इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो विस्मय बोधक शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक जो होता है वो सेना का पर्यायवाची होता है, सेना का अर्थ होता है या फिर अनीक का अर्थ होता है सेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कपड़ा का पर्याय क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कपड़ा का पर्याय होता है बसन। बाकी चलन, गगन और जंगल से आप लोग परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम होता है पाताल। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कॉमन करके बताइएगा कि अगर बात कर दी जाए अंबर, यहाँ पे तो आकाश लिखा है तो आकाश का विलोम पाताल हो गया, लेकिन अंबर की अगर बात की जाए तो अंबर का विलोम क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम होगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय का अर्थ होता है निर्भय या फिर निडर। अभय, देखिए इसको टुकड़ों में तोड़िए। अ मतलब होता है नहीं, और भय का अर्थ होता है डर के। जो बिना डर के हैं वो निडर है, अभय है या फिर निर्भय है। और उभय का मतलब होता है दोनों। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन में कि उभय निष्ठ पद, यानी कि दोनों पदों में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अभय का अर्थ होता है निर्भय, उभय का अर्थ होता है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अली का अर्थ होता है भंवर या फिर भौरा, और अली का मतलब होता है सखी। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है
जो कि किसी शब्द के आगे या फिर प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ जो है वो बदल देते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो भी किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए 46 बिल्कुल सही लिखा है, इसी तरीके से 46 लिखा जाता है, अन्य विकल्प बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको शुद्ध बताना है। तो इसमें सबसे सही क्या है, उज्ज्वल। ध्यान रखिएगा, एक तो उज्ज्वल आपका, दूसरा है आपका स्वास्थ्य है। इन दोनों शब्दों में बीच वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा आगे आधे आधे ही बनते हैं। उज्ज्वल और स्वास्थ्य, तो ये दोनों, कभी कभी स्वास्थ्य भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिए स्वास्थ्य है, उज्ज्वल है। इन दोनों शब्दों में बीच के दोनों जो शब्द होते हैं वो आधे बनते हैं। कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखा दिख जाएगा उज्ज्वल, तो लोग इसको ही सही मान लेते हैं, बिल्कुल अशुद्ध है। उज्ज्वल इस तरीके से बिल्कुल गलत लिखा जाएगा। उज्ज्वल है, स्वास्थ्य है, इन दोनों में बीच के शब्द आधे आधे बनते हैं। वहीं अगर प्रोज्वल की बात करें तो प्रोज्वल में ध्यान रखिएगा एक ही जा बनता है, प्रोज्वल में दो जा नहीं होते हैं। उज्ज्वल प्रोज्वल सुनने में एक से हैं, लेकिन लिखने में दोनों में काफ़ी परिवर्तन है, काफ़ी अंतर है। उज्ज्वल में दो जा आधे हैं, जबकि प्रोज्वल में एक जा आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्साह। अब यहाँ पर आपके पास सामने एक गद्यांश है कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा शालाग्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हैं और सुनते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, किसकी बात की जा रही है, उत्साह की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी एक गद्यांश है कि कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती हैं। अतः चंबल के प्रभाव के साथ वह यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना कोई पथ प्रदर्शक था। भाग्य उसे स्वयं ही भागकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करते हुए गंगा जी के प्रभाव के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी और चली जा रही थी। आगे चल के वह अंग देश की सीमा पर पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इतनी सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने ये जो मंजूषा बहती आ रही है उसे पकड़ कर लाओ। तो यहाँ पर मंजूषा का अर्थ होता है एक पेटी या फिर एक पिटारा जिसके अंदर कोई भी सामान रखा होता है। तो अब इसके क्वेश्चंस हैं कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो वो कहाँ छोड़कर आई थी, नदी में छोड़कर आई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मंजूषा का कौन लेकर जा रहा था, उसको ना कोई मल्लाह लेके जा रहा था, ना कोई सेवक, ना कोई पथ प्रदर्शक, उसको भाग्य जो है वो लेके जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी थी कि वह जो मंजूषा बह रही है, मंजूषा को लेकर आने की उन्होंने आज्ञा दी। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे, तो वो अपनी स्त्री राधा और सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको ध्यान रखिए, उसको परिपत्र कहते हैं। आदेश का अर्थ आप लोग जानते होंगे, किसी को कोई आदेश देना या आज्ञा देना। अधिसूचना का अर्थ होता है कोई भी विशेष सूचना।
और अनुस्मारक पत्र होता है एक स्मरण पत्र, यानी कि जब भी कोई आदेश दिया जाता, कोई आज्ञा दी जाती, कोई बात कही जाती है और वो टाइम पर या फिर समय पर पूरी नहीं होती है, तो उस आज्ञा को या उस आदेश को याद दिलाने के लिए एक स्मरण पत्र भेजा जाता है, जिसको अनुस्मारक पत्र कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर हैं। अगर अब क्वेश्चन कभी आ जाए कि अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं या अधिसूचना क्या होती है, तो आई होप आप अपना आंसर बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसको अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। जबकि शासकीय पत्र क्या होता है? तो कार्यालय में या काम जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें शासकीय पत्र जो होते हैं उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो वो लिखता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्या। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्षेपण मूल पाठ के कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो ये मूल पाठ के 1/3 शब्दों में लिखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इस प्रकार से जीवा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कल मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसे शब्द जब भी छांटने को आए तो जो भी शब्द दिए हों उनको अपने वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ 100% कि कभी भी कोई शब्द है उसको आप अपने वाक्य में प्रयोग करके देखिए और उसके बाद अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छाटेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ऐसे आप लोग याद करेंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द जो होते हैं तो ऐसे आप भूल जाएंगे और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। अगर बात करें अब जैसे कि शब्द लिखा है दया, तो दया क्या होती है? दया दिखाई जाती है। माया जो होती है वो बढ़ती है या फिर माया जो है आती है, या माया से व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। भाषा अच्छी होती है लेकिन आभार जो होता है वो व्यक्त किया जाता है, कभी भी आभार व्यक्त नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर से पुल्लिंग बताना है। आशा बढ़ती है या आशा बांधी जाती है। कष्ट जो होते हैं वो दुखदाई होते हैं। क्षमा की जाती है जी क्षमा दी जाती है। सेना जो है वो आती है लेकिन कष्ट जो है वो बढ़ते हैं। कष्ट जो है वो उठाया जाता है, कभी कष्ट उठाई नहीं जाती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कष्ट ही आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब विवाद क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है, सार अच्छा होता है, रूप सुंदर होता है, लेकिन आय जो है वो हमेशा बढ़ती है, कभी आय बढ़ता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आय आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट में भी आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ग्रह बड़ा है या फिर ग्रह पास में है। पत्ता गिरता है, चंदन महकता है, लेकिन सभा जो है वो बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभा आपका स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि सभा जो है वो बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? सभी लोग जानते हैं 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विक्षेप क्या है? तो सत धन आनंद सदानंद होता है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। पुस्तक धन आलय, अ और आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। अभ्युदय का संधि होगा अभ्युदय। ऑप्शन नंबर ए में जिस तरीके से लिखा है यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो जहाँ पर भी किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में कोई भी उपसर्ग प्रयोग हो, यथासंभव, यथाशक्ति, उपकार, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, जिसके में पहले की कोई भी उपसर्ग लग जाए और इसके साथ ही साथ एक तरीके से बोले जाने वाले शब्द जैसे कि दिन प्रतिदिन, रातों रात, तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो भी आपके अव्ययी समास के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है?
तो परमेश्वर का आप लोग अलग अलग करिए दो शब्दों में, परम ईश्वर। परमेश्वर का अलग क्या होगा, इसको दो पार्ट में अगर आप विभक्त करेंगे तो परम ईश्वर होगा परमेश्वर। तो ये कर्म धारण समास है। क्यों है? परम क्या है आपका, तो परम आपका विशेषण है। परम गुरु, गुरु की विशेषता क्या है कि वो परम है। परम उपदेश, उपदेश की विशेषता क्या है कि वो परम है। तो परम आपका विशेषण हो गया। अगला शब्द आपका हो गया ईश्वर। तो ईश्वर की विशेषता क्या है कि वो परम है, तो ये परम ईश्वर बना। और जहाँ पर पहले कोई भी शब्द विशेषण हो, अगला शब्द विशेष हो, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो कर्म धारण समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ये ऑप्शन जो है आपका वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा अधि। अध्यक्ष में अधि जो है उपसर्ग है और इसका मूल शब्द क्या होगा, तो इसका मूल शब्द होगा यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो देखिए बोलने पे आप लोग क्या बोलते हैं संग्राम, लेकिन इसका बिल्कुल शुद्ध रूप क्या होता है, समग्राम होता है। कभी भी संग्राम को देख करके ये ना सोचिए कि ना का उच्चारण होगा तो ये सन होगा, इसमें उपसर्ग बिल्कुल गलत हो जाएगा। संग्राम में जो उपसर्ग होगा वो सम होगा। इसी तरीके से जो संस्कृत लिखा जाता है इसका भी शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप इसका होता है संस्कृत। संस्कृत नहीं, इसको बोलते हैं संस्कृत। तो संस्कृत का जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, सम। सन जो है वो गलत है, उच्चारण ना का होता है, लेकिन शुद्ध रूप आपका सम ही है। संस्कृत बिल्कुल सही बोला था, तो सम आपका इसका उपसर्ग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में सावधान जो आपका मूल शब्द हो गया, मैंने आपको बताया मूल शब्द अलग कर लीजिए, प्रत्यय अपने आप अलग हो जाएगा। सावधानी में सावधान आपका मूल शब्द है। और अगर प्रत्यय की बात करें तो इसमें ई प्रत्यय है, तो सावधान में ई प्रत्यय लग करके शब्द बना आपका सावधानी। ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही है। तो ये था 23 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो कि इसकी इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 23 तारीख को, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।